यूनाइटेड नेशन में बढ़ी भारत की साख। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस हुए हैरान। भारत के लिए वक्त ने बदली करवट। यूएन में अच्छे दिन शुरू। यूएन में भारत को स्थायी सदस्यता देना बन गया मजबूरी। भारत के लिए यूक्रेन के ऐलान से अमेरिका के शक्तिशाली देश होने पर लगा दाग। सदियों तक नहीं मिटा पाएगा अमेरिका। यूएन चल पड़ा महत्वहीनता की ओर। भारत की भविष्यवाणी हुई सफल। अचानक रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति का आया मोदी को फोन। क्या होने वाली है कोई अनहोनी। दोस्तों, भारत यूनाइटेड नेशन का बस कुछ दिन का मेहमान है, लेकिन जाते जाते भारत को जो ऑफर मिला है उससे पूरे यूनाइटेड नेशन को और वीटो पावर रखने वाले देशों को तगड़ा चकमा दे दिया है। खासकर अमेरिका तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा है कि जाते जाते भारत सबकी बोलती बंद करके जाएगा। भारत कई बार यूनाइटेड नेशन को लेकर सवाल उठा चुका है कि अगर इसका विस्तार नहीं किया गया तो यह अस्तित्वहीनता की ओर जाएगा। तो भारत की बातों का असर यूनाइटेड नेशन में दिखना शुरू हो गया है। भारत ने जो भविष्यवाणियां की थी वो सच साबित होने लगी है। यूनाइटेड नेशन में भारत को इसी दिन का इंतजार था। अब आखिर वक्त ने करवट बदली है और भारत के लिए यूनाइटेड नेशन में अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है। उधर अब से कुछ दिन पहले जब यूनाइटेड नेशन में आखिरी दिन भारत की रुचिरा कंबोज मंच को संबोधित कर रही थी, उस दिन उन्होंने बता दिया था कि ऐसे दुनिया में बहुत से काम हैं जिसे वीटो पावर रखने वाले देश नहीं कर पाए और उन कामों को केवल और केवल भारत कर सकता है। भारत ने यह तक कह दिया था कि जब यूनाइटेड नेशन में शामिल स्थायी देश इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो दुनिया के छोटे देशों के लिए कुछ नहीं कर सकते। वहीं अगर भारत समेत दुनिया के और भी देशों को यूएन में शामिल नहीं किया गया तो यह आने वाले समय में बस एक संगठन बनकर रह जाएगा और इसका प्रभाव दुनिया में धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। दरअसल अब उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। उधर भारत के विदेश मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि यूनाइटेड नेशन को रिप्लेस करने के लिए G20, ब्रिक्स जैसे संगठन पूरी तैयारी में खड़े हैं। लेकिन अभी तक भारत के द्वारा कही गई बातें यूनाइटेड नेशन में बैठे स्थायी प्रतिनिधियों को समझ नहीं आ रही है। उधर अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का भी यूनाइटेड नेशन को लेकर विश्वास उठ चुका है। इसलिए अब भारत से युद्ध को खत्म करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भारत के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बाहर से कह रहे हैं कि बचा लीजिए, नहीं तो अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। वहीं भारत भले ही यूनाइटेड नेशन का ना तो स्थायी सदस्य है और ना ही उसको वीटो पावर प्राप्त, लेकिन फिर भी जेलेंस्की अपना आखिरी पैगाम लेकर भारत के पास आया। अब यह भारत की साख दिखाई कि कैसे दुनिया में बढ़ चुकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ना तो अमेरिका के पास गए, ना तो चीन के पास, और ना ही ब्रिटेन के पास, और ना ही फ्रांस के पास, जबकि इनके पास वीटो पावर है। यह यूनाइटेड नेशन में जाकर यूक्रेन की मदद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जेलेंस्की को लगा कि अगर उनको तबाह होने से कोई बचा सकता है तो वो केवल भारत है। दरअसल लगभग 10 महीनों से चल रहे रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को अभी तक यूनाइटेड नेशन खत्म नहीं करा पाया, जबकि यूनाइटेड नेशन का निर्माण ही दुनिया में शांति कायम करने के लिए किया गया था। वीटो पावर रखने वाले देशों की अकड़ तो रूस ने निकाल दी है। अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों ने रूस से यूक्रेन के साथ जारी युद्ध को खत्म करने की अपील की है, लेकिन रूस ने किसी की भी अभी तक नहीं सुनी। लेकिन अब एक बार फिर से यूक्रेन समेत दुनिया के कई देश भारत से इस युद्ध को खत्म कराने पर सहयोग की गुजारिश कर रहे हैं। अब से कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को कॉल किया था और दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। तो वहीं अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी भारत के मोदी को कॉल किया है। दरअसल जेलेंस्की कहीं ना कहीं मान चुके हैं कि अब अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश युद्ध को खत्म नहीं करा सकते और दुनिया में किसी भी देश की बात अगर रूस सुनेगा तो वह केवल भारत है। इसलिए वे मोदी को कॉल करके ये कह रहे हैं कि इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने में यूक्रेन की मदद की जाए।
जेलेंस्की ने पहले मोदी को कॉल करके G20 की अध्यक्षता करने पर बधाई दी और फिर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने पर सहयोग की मांग की। इस बातचीत के बाद जेलेंस्की ने खुद इसकी पुष्टि ट्विटर पर ट्वीट करके की। उन्होंने अंग्रेजी और यूक्रेनी दोनों भाषाओं में ट्वीट किया। यह वही यूक्रेन है जो कभी भारत की बढ़ती सैन्य शक्तियों का विरोध करता था। आज जब रूस की मार पड़ रही है तो भारत ही उसको नजर आ रहा है। भारत जब अपना परमाणु परीक्षण करने जा रहा था तो यूक्रेन ने इस बात की आपत्ति जताई थी और कहा था कि भारत को परमाणु परीक्षण करने से रोका जाए, नहीं तो दुनिया के लिए बहुत खतरा बन सकता है। अब आप सोचिए, अगर उस दिन भारत अपने परमाणु परीक्षण को रोक देता तो आज भारत के लिए चीन और पाकिस्तान कितने बड़े खतरे होते। भारत के पास भी परमाणु हथियार होने के चलते ही आज चीन कभी भी परमाणु हथियार के उपयोग की धमकी नहीं देता। उधर युद्ध से पहले तक यूक्रेन से भारी तादाद में हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान को हुआ करती थी और पाकिस्तान उन्हीं हथियारों का उपयोग भारत पर किया करता है। वहीं भारत के लिए दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी को कॉल करके दोनों देशों के संबंधों पर बात की थी। उसके बाद अब जेलेंस्की ने पीएम मोदी को कॉल मिलाकर युद्ध खत्म करवाने में सहयोग मांगा है। दोनों देशों की इस तवज्जो के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत इस जंग में पूरी तरह से न्यूट्रल है। उसने न तो अपने भरोसेमंद दोस्त रूस की आलोचना की है और न ही हमला करने के रूस के तर्कों को वाजिब ठहराया। भारत ने रूस से तेल आयात कम करने के पश्चिमी देशों के आग्रह को भी बहादुरी के साथ नकार दिया, जिससे दुनिया में भारत की साख और बढ़ गई। उधर अभी हाल ही में अमेरिका की खुफिया विभाग CIA ने भी खुलासा किया था कि भारत की बदौलत ही अभी तक रूस और यूक्रेन के बीच परमाणु युद्ध नहीं हो सका। नाटो के बहकावे में आकर यूक्रेन रूस भिड़ गया था और आज जब उसको साथ की जरूरत है तो न तो अमेरिका खुलकर साथ दे रहा है और ना ही नाटो के सदस्य देश। वहीं अब यह देखना दिलचस्प है कि भारत के प्रधानमंत्री उस रूस से किस प्रकार इस युद्ध को खत्म करने से अपील करते हैं। भारत ही दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जिसने अमेरिका और रूस दोनों से अपनी कूटनीति के जरिए मित्रता को कायम कर रखा है। बहरहाल दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की ओर और यह खबर कतर और भारत से जुड़ी है। अभी हाल ही में कतर में मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े कई मामलों को लेकर विवाद चल रहा है। इसी में भारत के 8 पूर्व नौसैनिक भी शामिल है। उन्हें बिना किसी अपराध के बंदी बना लिया गया। अभी तक कतर के द्वारा इन 8 सैनिकों ने क्या अपराध किए हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। यह मामला 30 अगस्त का है, जिस दिन इन भारतीयों को कतर में कैद कर लिया गया था। अभी तक कतर की ओर से आधिकारिक रूप से कोई बात नहीं की गई है कि आखिर इनके जुर्म क्या है, लेकिन वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उन 8 भारतीयों पर जासूसी का आरोप लगा, लेकिन यह जासूसी वाले दावे पाकिस्तान की ओर से किए गए। इन पूर्व अधिकारियों को कतर में 100 दिन से ज्यादा हो गए और अभी तक कतर की ओर से कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। आपका क्या कहना है इस खबर पर जरूर बताएं। धन्यवाद।